आज हम एक ऐसे मास्टरपीस की चीर-फाड़ करने वाले हैं जिसे हमारे श्रोता ने मजाक में अब तक की सबसे देशभक्त फिल्म का खिताब दिया है। फिल्म है देशद्रोही। और इसे सिर्फ फिल्म कहना शायद थोड़ी नाइंसाफी होगी। ये एक घटना है, एक अनुभव है। हाँ। हमारे पास हड्डी बीसी नाम के एक यूट्यूब चैनल का विश्लेषण है जो कमाल आर खान यानी KRK की इस पेशकश के हर अजीबोगरीब पहलू को खोल कर रख देता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि फिल्म में क्या हुआ। हमारा मकसद ये समझना है कि एक फिल्म इतनी बुरी होकर भी इतनी यादगार कैसे बन जाती है। ये असफल सिनेमा का वो कौन सा शिखर है जहां पहुंचकर कोई चीज कल्ट क्लासिक बन जाती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब की शुरुआत होती है फिल्म के पहले ही सीन से, जो दर्शकों को साफ साफ बता देता है कि अगले 2 घंटे के लिए उन्हें अपना दिमाग और लॉजिक दोनों दरवाजे पर छोड़कर आना होगा। हाँ, मतलब हीरो की एंट्री KRK, जिनका नाम फिल्म में राजा है, कैची मारकर साइकिल चला रहे हैं और वो भी इतनी तेजी से कि सीधे जाके हीरोइन से टकरा जाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। टक्कर इतनी जोरदार है कि लगता है दोनों का बचना मुश्किल है। किसी भी आम फिल्म में यहाँ से कहानी अस्पताल जाती, लेकिन देशद्रोही कोई आम फिल्म नहीं है ना? हाँ, उस भयानक टक्कर के बाद हीरोइन बड़ी मासूमियत से राजा से कहती है, देखो कल से तो मुझे साइकिल सिखाना शुरू कर दो। कमाल है। मतलब एक जानलेवा हमला वो इश्क की पहली सीढ़ी बन गया। और राजा का जवाब उससे भी बेहतर है। हाँ, वो हीरोइन को देखता है और कहता है, दूर रहो। क्या ये आकर्षण है, गुस्सा है या बस खराब एक्टिंग? कोई नहीं जानता। यही तो इस फिल्म की खासियत है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन उन सवालों पर जिनका कोई जवाब नहीं है। सही। इसके तुरंत बाद हम राजा के घर पहुंचते हैं, जहां हमारी मुलाकात होती है फिल्म के शायद एकमात्र समझदार इंसान से, राजा के पिता, जिनका किरदार निभाया है रंजीत ने। और वो आते ही राजा पर बरस पड़ते हैं। उनका एक डायलॉग तो मतलब आइकॉनिक बन चुका है। वो कहते हैं, औलाद पैदा होते ही मर जाए तो एक दुख, जवान हो के मरे तो दुगना दुख, और अगर औलाद तेरी जैसी नालायक पैदा हो जाए तो जिंदगी भर का दुख। मतलब क्या लाइन है। ये सिर्फ एक मजेदार लाइन नहीं है। स्रोत ये इशारा करता है कि क्या ये सिर्फ एक किरदार का संवाद है या एक वैनिटी प्रोजेक्ट में लेखक, एक्टर, प्रोड्यूसर की अपनी असली जिंदगी की भड़ास निकल रही है। अच्छा। तो ये फिल्म को अनजाने में एक अजीब सी गहराई दे देता है। बिल्कुल सही बात है। खैर, पिता की डांट और मार से बचने के लिए राजा फैसला करता है कि वो मुंबई जाएगा। उसे लगता है कि उसका दोस्त शेखर वहाँ बहुत बड़ा आदमी है, एक मिलियनेयर है। हाँ, लेकिन मुंबई जाने से पहले भी एक कहानी है। अच्छा। बिल्कुल। फिल्म में राजा के दादाजी का सपना है कि उनका पोता आर्मी में भर्ती हो, देश की सेवा करे। वो कहते हैं कि सारा गांव उसे सल्यूट करेगा। एक बहुत ही देशभक्ति वाला माहौल बनाया जाता है। और इस देशभक्ति वाले सीन के ठीक बाद अगला सीन क्या होता है? राजा गांव की नुमाइश में मुजरा करने पहुंच जाता है। ये सपनों और हकीकत का वो टकराव है जो पूरी फिल्म की पहचान है। जो कहा जाता है उसका ठीक उल्टा होता है। और ये टकराव मुंबई पहुंचकर और भी मजेदार हो जाता है। राजा को पता चलता है कि उसका मिलियनियर दोस्त शेखर, जिसे हमारे स्रोत ने प्यार से रिंकिया के पापा का नाम दिया है, हाँ। असल में चौल में रहता है और उसका तकिया कलाम है, हम लोगों ने गरीबी देखी है। राजा के सारे सपने एक पल में टूट जाते हैं। अब वो क्या करेगा? तो शेखर उसे एक बिल्डिंग में वॉचमैन की नौकरी ऑफर करता है। लेकिन यहाँ राजा का स्वाभिमान जाग जाता है। वो कहता है, मैंने दिन रात इतनी मेहनत करके कॉलेज तक की पढ़ाई वॉचमैन बनने के लिए की थी। ये डायलॉग अपने आप में एक विडंबना है, क्योंकि वॉचमैन की नौकरी को इतनी हे दृष्टि से देखने के ठीक अगले सीन में राजा कादर खान के फलों के ठेले पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये कोई आम नौकरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस ठेले का शेयर होल्डर बनता है। कादर खान कहते हैं कि तुम्हें पगार नहीं, मुनाफे में आधा हिस्सा मिलेगा। तरक्की हो तो ऐसी। हाँ, एक पल में आप बेरोजगार हैं, अगले पल आप एक फ्रूट कार्ट के पार्टनर हैं। मुंबई वाकई सपनों का शहर है। और इसी सपने की अगली किश्त तब शुरू होती है जब कादर खान ठेला राजा के हवाले करके जाते हैं। कुछ गुंडे आते हैं। हाँ, और कहते हैं कि फलों के साथ हमारा माल भी बेचना पड़ेगा। अब राजा एक ईमानदार बिजनेसमैन है, वो मना कर देता है और नतीजा, गुंडे उसे बहुत मारते हैं। और तभी एंट्री होती है हीरोइन सोनिया की। वो भी किसी एक्शन हीरो की तरह तरबूजों के ढेर पर से छलांग लगा कर आती है। लेकिन वो भी पिट जाती है। और यहाँ फिल्म का एक सबसे शानदार और अतार्किक पल आता है। कौन सा? राजा, जो अब तक पिट रहा था, लगभग अधमरा था, उसे सोनिया कहती है, राजा तुम्हें सोचना होगा। और बस।
ये 3 शब्द सुनते ही राजा के अंदर का ब्रूसली जाग जाता है। हाँ, अचानक उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो उन सभी गुंडों को अकेले ही हरा देता है। ये दिखाता है कि फिल्म में किरदारों का विकास कैसे होता है, बस एक डायलॉग से। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस सोचना है। ये आलसी लेखन का बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन यहाँ ये इतना अजीब है कि मजेदार बन जाता है। सही बात है। इस लड़ाई के बाद राजा अंडरवर्ल्ड की नजर में आ जाता है और कहानी में एंट्री होती है 2 नए किरदारों की। मुख्य विलन वसूली भाई और एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश शर्मा। राजेश शर्मा का किरदार बहुत दिलचस्प है। वो खुद अपने बारे में कहता है कि उसने 55 इनकाउंटर किए हैं और उसका उसूल है। राजेश शर्मा गोली पहले चलाता है, बाद में करता है। एक दमदार किरदार की अच्छी शुरुआत लगती है ना? हाँ, लगती तो है। लेकिन देशद्रोही में किरदारों को उनके ही उसूलों को तोड़ने में मजा आता है। जब राजेश शर्मा का सामना राजा से होता है तो वो गोली चलाने की बजाय एक लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है। मतलब जो आदमी बात नहीं करता वो अचानक फिलॉसफी झाड़ने लगता है। हाँ। राजा उसे और कुछ पुलिस वालों को मारकर भाग जाता है। अब वो एक भगोड़ा है। ऐसे में वो मदद के लिए किसके पास जाएगा? वो और सोनिया एक प्रॉब्लम शूटर बाबा कदम के पास जाते हैं। अच्छा। बाबा कदम का भी एक उसूल है। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी बेच सकता है, यहाँ तक कि खुद को भी, और वो अपने उसूल पर खरा उतरता है। मतलब? वो राजा और सोनिया को धोखा देकर वसूली भाई के पास ले जाता है। अरे, अब राजा विलेन के चंगुल में है। वसूली भाई उसे एक काम देता है, खाद्य मंत्री संजय श्रीवास्तव की हत्या करना। और सोचने के लिए उसे पूरे 15 सेकंड का वक्त देता है। सिर्फ 15 सेकंड? और यहाँ से फिल्म एक पॉलिटिकल थ्रिलर बनने की कोशिश करती है और बुरी तरह से फेल होती है। कैसे? मंत्री के ऑफिस के सुरक्षा का आलम यह है कि लगता है किसी सरकारी शौचालय में इससे ज्यादा सिक्योरिटी होगी। राजा बंदूक लेके सीधे मंत्री के केबिन में पहुंच जाता है। कोई भी आम इंसान अपने सामने बंदूक ताने हत्यारे को देखकर क्या करेगा? डरेगा, चिल्लाएगा। बिल्कुल। लेकिन मंत्री जी वो राजा से इतना प्रभावित होते हैं कि उसे अपनी ही टीम में शामिल कर लेते हैं। कहते हैं तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है मुझे। क्या बात है! ये फिल्म का लॉजिक है। आपका होने वाला हत्यारा ही आपका सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। मंत्री राजा को मरवाने के लिए एक सुपारी किलर को हायर करता है। और वो सुपारी किलर कौन निकलता है? राजा का जिगरी दोस्त शेखर, रिंके के पापा। जिसका अंडरवर्ल्ड में कोड नेम है कालिया। कालिया। हाँ, और यहाँ शेखर का एक ऐसा संवाद आता है जो फिल्म के लिखावट के स्तर को हमेशा के लिए अमर कर देता है। कौन सा? वो कहता है कि उसके राशन कार्ड में कई खून दर्ज हैं। राशन कार्ड में? ये सिर्फ एक मजेदार गलती नहीं है, ये दिखाता है कि फिल्म की दुनिया बनाने में कितना कम ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। अंडरवर्ल्ड के खूंखार हत्यारे को आम आदमी की सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। ये फिल्म के टोन को इतना अजीब बना देता है कि आप हंसे बिना रह नहीं सकते। बिल्कुल। इसके बाद कालिया यानी शेखर अपने दोस्त राजा को 4 गोलियां मारता है। एक बहुत ही भावुक सीन बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो इसके बाद होता है वो विज्ञान को चुनौती देता है। हाँ। 4 गोलियां लगने के ठीक 10 दिन बाद राजा पूरी तरह से ठीक होकर वापस आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 10 दिन में तो इंसान का जुकाम ठीक नहीं होता और यहाँ हीरो 4 गोलियों से उभर गया। ये फिल्म का दर्शकों के प्रति रवैया दिखाता है। वो मानकर चलते हैं कि दर्शक कुछ भी मान लेंगे। और शायद इसी वजह से लोग इसे आज भी देखते हैं, ये देखने के लिए कि कोई कितनी हद तक जा सकता है। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। राजा जब मंत्री के पास वापस पहुंचता है तो मंत्री उसे एक नई सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसे छोड़कर देश के बाकी सभी नेता भ्रष्ट हैं, देशद्रोही हैं। और ये सुनकर राजा के अंदर का सोया हुआ देशभक्त जाग जाता है। वो गंगा मैया की कसम खाता है कि वो एक एक देशद्रोही को चुन चुन के मारेगा। और यही से फिल्म अपने नाम को सार्थक करने के मिशन पर निकल पड़ती है। बिल्कुल। इसके बाद हमें एक मोन्टाज देखने को मिलता है जिसमें राजा एक एक करके मंत्रियों को मार रहा है और उसके दौड़ने का अंदाज, अरे वो इतना अजीब है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो एक्शन से ज्यादा कॉमेडी लगता है। ये उन छोटी छोटी चीजों में से एक है जो इस फिल्म को खास बनाती है। एक गंभीर सीन में एक्टर की एक अजीब सी शारीरिक हरकत उसे यादगार बना देती है। ये खराब एक्टिंग नहीं, ये एक कला का रूप ले लेती है, कह सकते हैं। खैर, आधा मंत्रिमंडल साफ करने के बाद कहानी में एक और शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस मंत्री को राजा अपना गुरु, अपना आदर्श मान रहा था, वही असली विलेन निकलता है। ये एक क्लासिक बॉलीवुड ट्विस्ट है, लेकिन जिस तरह से इसे यहाँ पेश किया गया है वो बहुत ही अनाड़ी है। कोई सस्पेंस नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, बस अचानक से बता दिया जाता है। हाँ। अब फिल्म का क्लाइमैक्स आता है
दिन है 15 अगस्त का। विलेन मंत्री नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहा है और हमारा हीरो राजा कहां से एंट्री लेता है? एक गटर से। एक गटर से निकलकर देश बचाने का ये आइडिया शायद ही किसी और फिल्म मेकर को आया होगा। राजा मंच पर पहुंचता है और मंत्री को देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है। वो मंत्री से राष्ट्रीय गीत सुनाने को कहता है। और जब मंत्री नहीं सुना पाता तो राजा उसे याद दिलाता है, जन गण मन। यहाँ एक और मजेदार गलती है। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत नहीं। ये दिखाता है कि देशभक्ति के जिस विषय पर पूरी फिल्म बनी है उसकी बेसिक जानकारी भी टीम के पास नहीं थी। यह लापरवाही ही इस फिल्म का सार है। सही में। अंत में राजा विलेन मंत्री को मार देता है और वहां खड़ी भीड़ जो कुछ पल पहले तक डर के मारे भाग ली थी, अचानक तालियां बजाने लगती है। और फिर आता है फिल्म का अंतिम संवाद। राजा भीड़ से कहता है, मैंने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, मैं मुजरिम हूँ, मैंने गुनाह किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। और वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। एक तरह से ये फिल्म का सबसे ईमानदार पल है। पूरी फिल्म में लॉजिक और कानून की धज्जियां उड़ाने के बाद अंत में हीरो खुद को मुजरिम मान लेता है। तो इस पूरी चीर फाड़ के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये फिल्म इतनी यादगार क्यों है? मुझे लगता है इसका जवाब इसकी बेबाक बेवकूफ़ी में है। इसमें कोई बनावट नहीं है। ये उतनी ही बुरी है जितनी ये दिखना चाहती है, और शायद उससे भी ज्यादा। बिल्कुल। स्रोत के समीक्षक ने इसे पौना स्टार दिया है, और वो भी सिर्फ रंजीत के किरदार के लिए, जिन्हें वो फिल्म का एकमात्र समझदार व्यक्ति मानते हैं। अच्छा, ये फिल्म दिखाती है कि जब एक व्यक्ति का विजन, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण क्यों न हो, बिना किसी रोक टोक के पर्दे पर उतरता है तो क्या नतीजा होता है। ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। आज के दौर में जहां बड़ी बड़ी फिल्में फोकस ग्रुप्स और स्टूडियो की दखलंदाजी से बनती हैं, जहां हर चीज परफेक्ट और सुरक्षित होने की कोशिश की जाती है, क्या देशद्रोही जैसी बुरी, अजीब और एक इंसान के जुनून से बनी फिल्मों की हमारी संस्कृति में एक खास जगह है? क्या ये हमें कुछ ऐसा देती हैं जो अच्छी फिल्में कभी नहीं दे सकती? इस पर सोचा जा सकता है।